नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। साल 1957 भारत को आजाद हुए पूरे 10 साल हो चुके थे और दिल्ली के लाल किले से लेकर देश के हर कोने में राष्ट्र निर्माण का जश्न मनाया जा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नए भारत के सपने गढ़े जा रहे थे, जहां बड़े बड़े बांध, कारखाने और पंचवर्षीय योजनाएं देश की नई तस्वीर पेश कर रही थीं। लेकिन तभी इसी चकाचौंध के बीच एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई और उस फिल्म का एक ऐसा गीत बजा जिसने इस नए भारत के जश्न पर एक गहरा तमाचा जड़ दिया। एक ऐसा गीत जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। आज हम चलेंगे भारतीय सिनेमा के उस स्वर्ण युग में और खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जब एक शायर, एक निर्देशक और एक गायक ने मिलकर देश की सबसे शक्तिशाली सरकार से एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। यह कहानी है 1957 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा की। इस फिल्म को बनाया था भारतीय सिनेमा के ऑर्सन वेल्स कहे जाने वाले महान फिल्मकार गुरु दत्त ने। और खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ निर्माण और निर्देशन ही नहीं किया, बल्कि फिल्म के मुख्य किरदार विजय को खुद पर्दे पर जिया। विजय एक ऐसा कवि है जिसकी सोच दुनिया से अलग है, जिसकी कविताओं में सच्चाई है, दर्द है, लेकिन समाज उसे समझ नहीं पाता। फिल्म में विजय की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद अहम किरदार हैं। गुलाबो, एक वेश्या लेकिन दिल से बेहद साफ, जो विजय यानी गुरु दत्त की कविताओं की असली प्रशंसक है। ये अमर किरदार निभाया था वहीदा रहमान ने। मीना सिन्हा घोष, विजय की पूर्व प्रेमिका, जो गरीबी के डर से एक अमीर प्रकाशक मिस्टर घोष से शादी कर लेती है, जिसे पर्दे पर जीवंत किया माला सिन्हा ने। और स्वार्थी प्रकाशक घोष बाबू का किरदार निभाया रहमान ने। फिल्म में हल्के फुल्के पल भी हैं जिन्हें अपने अब्दुल सत्तार वाले किरदार से जिंदा किया जॉनी वॉकर ने। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जा। बता दें कि मुख्य भूमिका के लिए पहली पसंद थे दिलीप कुमार, लेकिन अज्ञात कारण से शूटिंग के पहले दिन उनकी अनुपस्थिति के कारण निर्देशक गुरुदत्त ने खुद मुख्य अभिनेता के रूप में अभिनय करने का फैसला किया। इस फिल्म की आत्मा है इसका संगीत, जिसे दिया महान SD बर्मन ने, और उन गानों में जान डाली अल्फाजों के जादूगर विद्रोही शायर साहिर लुधियानवी ने। लोग सर जो तेरा चकराए या दिल महलों ये तख्त। 1957 में आई गुरुदत्त की प्यासा को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन फिल्मों और मधुर म्यूजिकल्स में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह SD बर्मन के संगीत, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की रूहानी आवाज और साहिर लुधियानवी की विद्रोही कलम का एक ऐसा संगम था जिसे आज तक कोई दोहरा नहीं पाया। मशहूर अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने बिल्कुल सही लिखा था कि भले ही प्यासा को गुरुदत्त के दिमाग की उपज माना जाता है, लेकिन इसके पीछे की असली जान इसके गीतकार साहिर लुधियानवी थे। फिल्म अपने चरम की तरफ बढ़ रही थी। गुरुदत्त को एक ऐसा गीत चाहिए था जो समाज के उस काले सच को सामने लाए जिसे सब छुपाना चाहते थे, रेड लाइट एरिया यानी चकलाघर की सच्चाई। साहिर ने अपनी एक पुरानी नज्म गुरुदत्त के सामने रखी। यह नज्म साहिर ने 1940 के दशक में लाहौर में लिखी थी, जिसका शीर्षक था चकले। इस मूल नज्म की पंक्तियां थीं, सना ख्वान ए तकदीस ए मशरिका कहाँ हैं, यानी जो लोग पूरब की पवित्रता का गुणगान करते हैं वे कहाँ हैं। गुरुदत्त को नज्म बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने साहिर से कहा कि 1957 का भारत बदल चुका है। अब निशाना पूरब की संस्कृति नहीं, बल्कि आजाद भारत का वह खोखला सिस्टम होना चाहिए। साहिर ने कलम उठाई और उस भारी भरकम उर्दू लाइन को बदलकर एक ऐसा तीर बनाया जो सीधा हुक्मरानों के सीने में जाकर लगा। सना ख्वान ए तकदीस ए मशरिक को बदलकर उन्होंने इसे आसान और असरदार बना दिया। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। ये कूचे ये नीलाम घर दिल कशी के। हर गीत, हर शब्द समाज की सच्चाई को बेनकाब करता है, और यही वजह है कि प्यासा आज भी सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक अमर कृति मानी जाती है। ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के। जब यह गीत रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचा तो बर्मन दा को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। गीत के बोल इतने भारी और चुभने वाले थे कि अगर संगीत बहुत तेज या भारी होता तो शब्दों की आत्मा मर जाती। बर्मन दा ने फैसला किया कि इस गाने में वाद्य यंत्र न्यूनतम होंगे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से कहा
रफ़ी, मुझे इस गाने में तुम्हारी गायकी की शास्त्रीय कलाबाजियां नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसे इंसान की आवाज चाहिए जो थका हुआ है, जो टूट चुका है, लेकिन जिसके अंदर एक भयानक आक्रोश उबल रहा है। और फिर रफ़ी साहब ने जो गाया वह इतिहास बन गया। गीत के बीच में जब वो गाते हैं ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, तो उनकी आवाज में एक व्यंग्य है, एक सिसकी है। पुरपेच गलियां ये बदनाम बाजार। और जब वो अंतरे के आखिर में जिन्हें नाज है हिंद पर पुकारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी को अदालत के कटघरे में खड़ा कर रहे हों। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। अब बारी थी इसे पर्दे पर उतारने की। महान सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति ने इस गाने को डार्क और सॉफ्ट लाइटिंग में शूट किया। गुरुदत्त ने मुंबई तब बॉम्बे के रेड लाइट एरिया का सेट इतने यथार्थवादी तरीके से बनवाया कि रोंगटे खड़े हो जाएं। शॉट्स में कोई भव्यता नहीं थी। वेश्याओं के चेहरे पर थकान, गलियों में उड़ती धूल, शराब के नशे में धुत लोग और इन सब के बीच से गुजरता हुआ एक मायूस कवि। यह सिर्फ एक गीत नहीं था, यह उस दौर के शाइनिंग इंडिया की एक बहुत डरावनी डॉक्यूमेंट्री थी। 19 फरवरी 1957 को प्यासा सिनेमाघरों में रिलीज हुई और जैसे ही यह गीत पर्दे पर आया पूरे देश में सन्नाटा छा गया। उस समय आज की तरह 24 घंटे चलने वाले टीवी न्यूज चैनल्स या सोशल मीडिया नहीं था। उस दौर में जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम अखबार, पत्रिकाएं और ऑल इंडिया रेडियो हुआ करते थे। R.K. करंजिया के मशहूर अखबार ब्लिट्स और कई वामपंथी साहित्यिक पत्रिकाओं ने इस गीत को हाथों हाथ लिया। उन्होंने लिखा कि साहिर और गुरुदत्त ने वह सच दिखा दिया है जो दिल्ली के आलीशान बंगलों में बैठकर नहीं दिखता। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान में इस गीत ने आग लगा दी थी। उस समय की कई रिपोर्ट्स और सिनेमाई इतिहासकारों के अनुसार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार के कई मंत्री इस गीत से बेहद असहज हो गए थे। सरकार का मानना था कि जब हम दुनिया के सामने एक प्रगतिशील भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं तो भारतीय सिनेमा इस तरह की निराशावादी और डार्क छवि क्यों पेश कर रहा है। ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनका। कहा जाता है कि कुछ राजनीतिक हलकों से गुरुदत्त और सेंसर बोर्ड पर दबाव भी बनाया गया। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश था और सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म को पास कर दिया था, इसलिए इस पर सीधे तौर पर कोई आधिकारिक बैन नहीं लगाया गया। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पर इस गीत को बजाने से अघोषित रूप से परहेज किया जाने लगा। इसे राष्ट्र विरोधी तो नहीं, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए हतोत्साहित करने वाला जरूर माना गया। ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार। साहिर लुधियानवी पर कई राजनेताओं ने तंज कसे कि वो भारत की छवि खराब कर रहे हैं, लेकिन साहिर का जवाब अपनी शायरी की तरह ही बेबाक था। उनका मानना था कि अगर नासूर को छुपाया जाएगा तो वो पूरे शरीर को सड़ा देगा। यह गीत उस नासूर को दुनिया के सामने लाने का एक आईना था। विरोध अपनी जगह था, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। प्यासा एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और यह गीत उस दौर का एक एंथम बन गया। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। इस गीत ने भारतीय सिनेमा में यह स्थापित कर दिया कि कैमरे का काम सिर्फ पेड़ के इर्द गिर्द नाचना नहीं है। सिनेमा समाज का सबसे धारदार हथियार हो सकता है। आज जब हम इस गीत को सुनते हैं, मदद चाहती है ये हवा की बेटी, यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी, जरा इस मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ, तो क्या हमें नहीं लगता कि 1957 में पूछा गया यह सवाल आज 21वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिक है। मदद चाहती है ये हवा की बेटी। साहिर के वो शब्द और गुरुदत्त का वो विजन आज भी हर उस इंसान को झकझोर देता है जो समाज की कड़वी सच्चाई से आंखें चुराना चाहता है। यशोदा की हमजिन्स राधा की बेटी। प्यासा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में सराही गई। 2005 में टाइम मैगजीन ने प्यासा को दुनिया की 100 बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया और इस गीत को उस फिल्म की आत्मा बताया। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ। गुरुदत्त महज 39 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए और साहिर भी चले गए, लेकिन उन्होंने भारतीय सिनेमा के पन्नों पर एक ऐसा सवाल लिख दिया जो हर दौर के हुक्मरानों से पूछा जाता रहेगा। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं।
ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ जिन्हें। बता दें कि इस फिल्म का कैनवस बहुत डार्क और गंभीर था। फिल्म पूरी तरह से एक नाकाम कवि के दर्द और समाज के कड़वे सच पर आधारित थी, इसलिए फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स घबरा गए। उन्होंने गुरु दत्त से कहा कि दर्शकों को इस भारी भरकम और निराशाजनक माहौल से थोड़ी राहत देने के लिए कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए। उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग पर फिल्म में पॉपुलर और रोमांटिक गाना हम आपकी आंखों में जोड़ा गया। गुरु दत्त की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में इस गाने की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम के पलकों को। और प्यासा के संगीत का एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ा है महान R.D. बर्मन यानी हमारे पंचम दा से। फिल्म का मशहूर कॉमेडी गीत सर जो तेरा चकराए असल में S.D. बर्मन ने नहीं बल्कि उनके बेटे R.D. बर्मन ने कंपोज किया था। सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए। पंचम दा ने इस गाने की धुन ब्रिटिश फिल्म हैरी ब्लैक, जिसे बाद में हैरी ब्लैक एंड द टाइगर के नाम से रिलीज किया गया, की एक बैकग्राउंड धुन से प्रेरित होकर बनाई थी और इसे इतने शानदार हिंदुस्तानी अंदाज में ढाला कि जब उस फिल्म के प्रोड्यूसर भारत आए और उन्होंने यह गाना सुना तो वो धुन पहचान तो गए, लेकिन चोरी का आरोप लगाने के बजाय उन्होंने इस कमाल के क्रिएशन की जमकर तारीफ की। आजा प्यारे पास हमारे है घबराए। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इस स्वर्ण युग की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप गुरुदत्त की किसी और फिल्म या साहिर लुधियानवी के किसी और गीत के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सिनेमा के शानदार इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में सिनेमा के एक और अनसुने किस्से के साथ। तब तक सिनेमा देखते रहिए और उसे समझते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।